बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक भी कहेंगे एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। एज यूजुअल इस उम्मीद के साथ कि दिन अच्छे से स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ तो कर लेते हैं, मिलके कर लेते हैं। उम्मीद है कि अच्छे से गुजरेगा। एंड एज अर्मिला सेड, इट्स फ्राइडे, रहमतों और बरकतों से भरपूर दिन है। दरूद पाक पढ़ने का सिलसिला जारी रखिएगा और रबीउल अव्वल भी है और उसकी बरकत भी है और दूसरी जानिब जुम्मा तो है ही, तो इस दिन दरूद पाक पढ़ने का बड़ा सवाब है। लॉट टू शेयर जी। आज के दिन भी रन डाउन बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट हम आज स्टेट बैंक से कर लेते हैं, जिसने 75 रुपए का नोट जारी कर दिया है। कराची से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की 75वें यौम आज़ादी की मुनासबत से ये 75 का एजाजी नोट जारी किया है। और इसके मुताबिक जो बैंक का सदर दफ्तर है, इसमें 14 अगस्त मनाई गई, जब इस मौके पर एजाजी बैंक का नोट डिज़ाइन किया गया, एजाजी नोट डिज़ाइन किया गया। और इसके बाद अवाम के लिए ये 75 रुपए का एजाजी नोट आज से दस्तियाब है। आज से अवाम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। बिल्कुल। और स्टेट बैंक का कहना है कि एजाजी नोट मुल्क भर में खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। और स्टेट बैंक के ही के मुताबिक 75 रुपए का नोट का जो डिजाइन है, स्टेट बैंक और मुकामी आर्टिस्टों ने मुरतब किया है। एक जानब कायदे आज़म इलामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान और फातिमा जना की तस्वीर है, और नोट की दूसरी जानब मारखोर और देवदार की देवदार के दरख्त की तस्वीर है। और नोट की पुश्त को माहौलियाती तब्दीली यानी कि क्लाइमेट चेंज पर कौमी अज़्म को मद्देनजर रखते हुए मुरतब किया गया है। और आज से ये नोट जो है आम पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा और आप इसको मार्केट्स में खरीदारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 75वें यौम आज़ादी के एजाज में ये नोट जारी किया गया। और कोई 4 एक 75 के नोट मिलाएंगे तो आपको क्रिकेट का टिकट मिल जाएगा, मैच देखने का कज़ाफी है। आपको कोई टिकट नहीं मिल रहा जी मैच के लिए। नहीं, ऑल सोल्ड। चलें जी, जबरदस्त न्यूज़ है। वैसे आज मैच भी है, मैच कज़ाफी स्टेडियम में है और मैच 7 मैचों की सीरीज का छठा मैच है। और छठे मैच का मतलब ये भी है कि हम इस सीरीज को लीड कर रहे हैं। इस वक्त 3-2 से लीड कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं 3-2 से लीड कर रहे हैं। हाँ 3-2 से लीड कर रहे हैं। और 2 मैचेस हैं और अगर हम आज का मैच जीत जाते हैं तो हम सीरीज जीत जाएंगे। यही मैं कहने वाली थी कि अगर आज का मैच जीत जाएंगे तो हमारे लिए ये थोड़ा फाइनल वाली सिचुएशन होगा। लेकिन अगर आज हम नहीं जीतते तो आखिरी जो मैच होगा हमारे लिए चांस मौजूद है। हाँ, तो आखिरी मैच बहुत एक्साइटिंग हो जाएगा, वो फिर ज्यादा मजेदार। वैसे बड़ी थिंग मैं चाहता हूँ कि आखिरी मैच एक्साइटिंग। मैं भी ये चाहती हूँ कि आज थोड़ा नहीं, अल्लाह ना करे हम ये नहीं कह रहे कि हमारा हारने को दिल नहीं करता, लेकिन वो हमारी पाकिस्तानी इक्वेशंस होती है ना कि ऐसा हो जाए तो फिर ऐसा होगा। तो हम ये भी चाहते हैं कि तीसरा मैच भी इंटरेस्टिंग रहे। लेकिन एक बात है कि आज इंग्लैंड की टीम मुझे लगता है भरपूर कमबैक करेगी, क्योंकि पिछली दफा भी उन्होंने जोर पूरा लगाया था, दे वर ऑन देयर प्लान, लेकिन उनका दिन नहीं बन रहा है और पाकिस्तान का दिन बन जाता है। आप देखें ना, पाकिस्तान निकाल लेता है मैचेस, पिछले दोनों मैचेस अगर आप देखें। लेकिन लेट्स सी, क्रिकेट है, अच्छी क्रिकेट है। आई होप कि आज विकेट थोड़ा मजीद पहले से बेहतर खेले और ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच हो आज का। अच्छा जी, इससे पहले कि हम बड़ी खबर की जानिब जाएं, आज तो माशाल्लाह ढेर लगा हुआ है खबरों का और उसकी जो तबाही है, ईएन आपको मालूम ही है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उससे तबाही का सिलसिला जारी है। इसके बायस जो अमरीकी रियासत फ्लोरिडा है, जहाँ पे अक्सर ये सिलसिला चलता रहता है, इन शहरों में सैलाबी सूरत हाल है, शदीद बारिशें हैं, तूफान है, मौसम ख़राब है, जो करोड़ों लोग हैं वहाँ पे वो बिजली से महरूम है। तूफान के बायस जो फ्लोरिडा के 2 जजीरों को मिलाने वाला पुल है, इसका एक हिस्सा सैलाब में बह गया है और दूसरी जानब समंदरी तूफान की वजह से 1,75,00,000 अफराद जो है वो नकल मकानी पर भी मजबूर हुए। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कुदरती आफत के पेश नजर मुतासरा इलाकों के लिए इमदाद की मंजूरी का तो ऐलान कर दिया है। और फ्लोरिडा में पहले ही इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, स्कूल भी बंद हैं और माहिरीन ये कह रहे हैं कि समंदरी तूफान से मजीद 2 रोज तक तबाही के रहने का खदशा है। और ये चूंकि फ्लोरिडा ऑलरेडी कोस्ट के ऊपर है, यहाँ पे बीचेस एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें हैं, सो फ्लोरिडा में अब चांसेस हैं तबाही के हवाले से। और ये अगर जो तबाही हो रही है, इस पर नकल मकानी भी बहुत सारे लोग कर चुके हैं। अल्लाह करे सब महफूज रहें। इस मौके पे स्टार्ट करते हैं आज का शो। बड़ी खबर दी। सबसे पहले बड़े दिनों के बाद बड़ी खबर, बड़ी पेशरफ्त। हेवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में शरीफ खानदान को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम सबूतों की बिना पर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की सजाएं मुअत्तल कर दी। मरियम नवाज बरी हो गई। एहतसाब अदालत ने इस रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को, आपको मालूम ही है, 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को 1 साल की कैद की सज़ा सुनाई थी। इस केस की तारीख पर अगर थोड़ी सी नज़र डाली जाए तो अप्रैल 2016 में
पानामा पेपर सामने आए। उसी साल अगस्त में तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने पानामा के हवाले से मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच बना। 20 अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 6 रुकनी JIT बनी। 10 जुलाई को JIT रिपोर्ट जमा की गई। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को काबिल वसूल तनख्वाह जाहिर ना करने पर नाअहल करार दे दिया, सज़ा दे दी, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान पर 3 रेफरेंसेस, अल अजीज़िया रेफरेंसेस, फ्लैगशिप रेफरेंसेस और एवनफील्ड रेफरेंसेस दायर हुए। फिर 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में लंदन जायदादों का मालिक साबित होने पर नवाज शरीफ को 10 साल, जबकि उनकी एयानत पर उनकी साहबजादी मरियम नवाज को 7, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को 1 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। और इस दौरान कई ड्रामाई मोड़ भी सामने आए। सिसिलियन माफिया का भी जिक्र हुआ, व्हाट्सएप पर JIT का चर्चा भी रहा, कैलिब्री फॉन्ट तो आपको याद ही होगा, कतरी खत, जाली ट्रस्ट डीड का मामला आया। फिर मरहूम जज अरशद मलिक साहब की बात करें तो उनका बयान भी सबने सुना और देखा कि आखिर में जो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस थे राना शमीम, उनका चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से एक बयान हल्फी सामने आया और उस पर फिर यू टर्न भी सबकी नज़रों से गुजरा, उस पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी। सो दिस इज हाउ इट वेंट। ये सारी सूरत हाल रही। बहरहाल मरियम नवाज कल बरी हो गई। बिल्कुल, और इन तमाम तर ट्विस्ट और टर्न्स और ड्रामाई पहलुओं के बाद बिलाखिर कल मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जो हैं इससे बरी हो गए। अब इसके कानूनी पहलुओं पे हम जायजा ले लेते हैं और इस फैसले के हवाले से हम अपने एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं। बैरिस्टर शहजाद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इस एवनफील्ड जो रेफरेंस है इसमें जो कल ये फैसला आया है मौजूद अदालत का, इसलिए कि जो टेक्निकलिटी है उसको थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिएगा और उसके बाद फिर फर्दर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी आपके लिए ये होगा कि अभी फाजिल अदालत ने सिर्फ शॉर्ट ऑर्डर दिया है। सो वजूहात जो अदालत को नजर आई या समझ आई जिसकी बेसिस पर उन्होंने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का फैसला सेटिसाइड किया, वो अभी नुमाया नहीं हुई। तो 2 लाइन का ऑर्डर है, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर द अपील्स आर अलाउड एंड द कन्विक्शन इज सेटिसाइड। काफी मीडिया में रिपोर्टिंग आई है, आपने भी पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी। उससे ये तासुर तो ये पेश हो रहा है कि जो नैब का मौकफ था वो हाई कोर्ट में साबित नहीं कर सके। तो एलिगेशंस ये भी आपके जहन में होना चाहिए ना। देखिए, मरियम नवाज हैज नेवर बीन अ होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस। अक्यूज तो मोहम्मद नवाज शरीफ थे और उनके अगेंस्ट एलिगेशन थी कि उन्होंने अपनी आमदन से ज्यादा असासे बनाए हैं जिनमें एवनफील्ड अपार्टमेंट्स भी शामिल हैं। तो बेसिक एलिगेशन ये है कि जी नवाज शरीफ ओन्स द एवनफील्ड अपार्टमेंट्स। जो मरियम नवाज एंड उनके शौहर का किरदार है वो एज एडिंग एंड अबेटिंग है। मतलब उनका असासों का मालिक होना, ट्रस्ट डीड जाली होना, नवाज शरीफ का बेनामी होना, उनका नवाज शरीफ को फैसिलिटेट करना इस अपैरेंटली नाजायज एसेट को, एलिगेशन वो लगी थी और वो लगता है कि नैब हाई कोर्ट को मुतमिन नहीं कर सकी। अच्छा भाई साहब, अब इसके बाद अगला सवाल थोड़ा सा, अगर जो रेटरिक या जो मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही है, और ऑब्वियसली बिकॉज नवाज शरीफ इज नॉट हियर इन पाकिस्तान एंड ही इज नॉट pursuing these cases, but बातों से तो ये भी नजर आ रहा है कि even evidence against नवाज शरीफ being the actual owner of this property शायद इतना ज्यादा क्लियरली नहीं आता। लेकिन मैं यही पूछना चाह रहा था अगला सवाल पर, चूंकि इस मामले का एक पॉलिटिकल पहलू भी है, इस लिहाज से मैं ये सवाल आपसे करना चाह रहा था कि चूंकि मरियम को एयानत के ऊपर सजा हुई थी अपने वालिद की एवनफील्ड रेफरेंस के अंदर, और उनको अगर कोर्ट ने बरी कर दिया है, तो आपको लगता है कि इसका असर नवाज शरीफ साहब के फैसले पे भी पड़ सकता है टेक्निकली, और उनको भी रिलीफ मिल सकता है? देखिए, असूलन तो जो अदालत का तफसीली फैसला है उसका इंतजार करना चाहिए बिफोर गिविंग एनी कमेंट्स ऑन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस एक्विटल। लेकिन ऑब्वियसली जो चीजें नुमाया हो रही हैं, अगर मरियम नवाज ओनर है प्रॉपर्टी की, ट्रस्ट डीड जेन्युइन है और उन्होंने होल्ड कर रही है ऑन ट्रस्ट फॉर ब्रदर्स, तो लिंक ऑफ नवाज शरीफ विद द प्रॉपर्टीज तो नहीं बन रहा। अब ये तो नवाज शरीफ विल हैव टू कम बैक एंड फाइट हिज ओन अपील एंड ही मे हैव अ वेरी गुड केस, लेकिन जब तक वो अदालत में पेश नहीं होंगे और अपनी अपील को परस्यू नहीं करेंगे, दिस विल रिमेन अननोन के क्या होएगा उनकी कन्विक्शन। आपके जहन में ये भी होना चाहिए, देखिए मरियम नवाज की कन्विक्शन सेटिसाइड हुई
कॉन्सिक्वेंटली मरियम नवाज कैन कंटेस्ट इलेक्शंस, क्योंकि उनकी पावर सिर्फ ये डिस्क्वालिफिकेशन थी कि वो कन्विक्ट हुई थी। शरीफ साहब के लिए ये कन्विक्शन ओवरटर्न होना अनफॉर्चुनेटली उनकी चले किरदार पर या उनकी कोई कैरेक्टर को कोई दबा लगा है, वो हट जाएगा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं आते, क्योंकि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन से, जिसमें अपनी इनकम ना डिक्लेयर करने पर उनको सादिक और अमीन ना होने का एजाज हासिल हुआ है, वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। तो परहैप्स द सेटिंग असाइड ऑफ दिस कन्विक्शन is very very important for Mariam Nawaz in terms of उनकी जो future political ambitions हों, और नवाज शरीफ it will not pave the way back for parliament, वो नहीं वापस आ सकेंगे अगर conviction ये set aside भी हो। ठीक हो गया। अच्छा बैरिस्टर साहब, दूसरी जानिब अभी जो हुकूमत ने हालिया नैब तरमीम की है, आपको लगता है कि ये जो एवनफील्ड रेफरेंस था, ये केस जो था ऑलरेडी इसमें इतनी ज़्यादा जान नहीं थी, लेकिन इसने जो नैब तरमीम रिसेंटली हुई हैं इन्होंने इसका इम्पैक्ट आया है इस तमाम तर फैसले के ऊपर या इस तमाम तर रेफरेंस के ऊपर? कि मेरा नहीं ख्याल, जो ये तो मेरिट्स का ही लगता है फैसला आया है, और जो नैब की अमेंडमेंट्स हुई हैं शायद वो इस केस के ऊपर उस तरह असर ना डालें, बिकॉज एक क्वांटम 500 मिलियन से अबव नैब की जुरिसडिक्शन में रह गया, अंडर 500 मिलियन शुड गो टू अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो यकीनन ये एहसास 500 मिलियन रुपए से तो ज्यादा ही होंगे। दूसरा ये है कि बाकी जो अदर ऑफेंसेस हैं वो इसमें अट्रैक्ट नहीं हो रहे, ये जो सिंपल एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस था, तो आई थिंक इसके ऊपर नैब की जो कवानीन की तरमीम है वो असरअंदाज नहीं हो रही, जहां वो हो रही हैं आपको क्लियरली पता चल जाता है, क्योंकि अदालत, आया वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट हो, आया वो हाई कोर्ट हो, अगर नैब की तरमीम कानून की तरमीम की बुनियाद पर कोई फैसला करेगी तो वो सिंपली उस तरमीम का हवाला देकर फैसला करेगी। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं नजर आ रही, ना ही ये रिपोर्टिंग हुई है कि ये जो हमारे निज़ाम इंसाफ की खामियां हैं, बेस्ट साहब, आप चूँकि खुद भी आप लॉ हैं और प्रैक्टिस करते हैं, आप समझते हैं कानून को, इसके बारे में मैं चाहता हूं जी आप राय दीजिए, क्योंकि किसी एक मुल्जिम के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, नैब उसको प्रोब करता है, महीनों तक उसे जेल में रखता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो या वो आम पाकिस्तान का शहरी हो। इससे न सिर्फ उसके उस वक्त सियासी किरदार और माशी किरदार के ऊपर फ़र्क पड़ता है, बल्कि कुछ लोगों की तो सारी ज़िंदगी सफ़र करती है, और ये बड़े हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, इसमें 3-3, 4-4 साल लोगों ने सफ़र किया, इलेक्शंस नहीं लड़ पाए और फिर अदालत से उनको रिलीफ मिल गया। तो इस निज़ाम इंसाफ की इन खामियों को लेकर आपका क्या तज्जिया है? इस पर हम कैसे काम करें, ये कैसे दूर हो सकती हैं? देखिए, सीधी सी बात है, हमारा जो क्रिमिनल लीगल सिस्टम है ना, वो 20वीं सेंचुरी भी नहीं, वो तो मुझे लगता है 19वीं सदी में फंसा हुआ है। आप दुनिया को देखें कहां से कहां पहुंच गए, हमारी पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन और जो वो मैकेनिज्म है और जो एक्सेस टू लीगल असिस्टेंस है वो बहुत ही आउटडेटेड है। यहाँ तो पुलिस की हिरासत में जाना इज टैंटमाउंट टू बीइंग इंटिमिडेटेड और टॉर्चर्ड और हरास्ड। अब ये तो ने दुरुस्त नहीं करना, ये जो कवानीन है, जो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है और इस तरह के ये ड्रकोनियन कवानीन पार्लियामेंट ने पास किए हैं या माजी में मिलिट्री हुक्मरानों ने पास किए हैं और पार्लियामेंट ने पे ठप्पे लगाए हैं, इन सबको असल में बैठ के मिलकर इनको 21वीं सदी में लाना है। ये राइट्स अक्यूज को देने हैं कि वो फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस, जो अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, आर्टिकल 10 की 18वीं तरमीम में राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारे कवानीन पिछले 10-12 साल में आपने देखा होगा कि ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं आई क्रिमिनल प्रोसीजर में कि वो ड्यू प्रोसेस इन फेयर ट्रायल को इंश्योर करे। अब उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में होती है तो उसको लगता है कभी मैं तो हरासा होंगी नहीं, और मेरे जो अपोजिशन वाले लोग हैं उनको वो एंजॉय करते हैं उनकी हरासमेंट। 2 साल 3 साल 4 साल जो हमने साइकिल देखा, जब वो खुद अपोजिशन में आते हैं उनको पछतावा तो बड़ा होता है कि हम काश हम चेंज कर लेते, लेकिन जब फिर पावर में आते हैं तो वो भूल जाते हैं। ये मेरा ख्याल है कि इंसानी फितरत भी है कि हम जब बुरा वक्त गुजर जाता है और अच्छा वक्त आता है तो हम भूल जाते हैं कि कभी हम बुरे वक्त में थे और हमारे पर बुरा वक्त फिर आ सकता है। और ये भी होता है, ये भी है कि अदालतों को टैग करने की कोशिश की जाती है, जिसके हक में फैसला आता है उसको वो अदालत उस टाइम और वो जज साहब अच्छे लगते हैं, और जिसके हक में नहीं आता वही उन जज साहब की किरदार कुशी शुरू कर देता है। ये भी तो एक मामला है। Goes without saying, लेकिन बुनियादी देखें, अभी नैब की अमेंडमेंट इन्होंने कर दी ना,
अभी तक तो अदालत ने स्ट्राइक डाउन नहीं किया था। 500 केस नैब कोर्ट से वापस आ गए ना, ये अमेंडमेंट करते कि आज आइन में तरमीम कर दें, 62(1)(f) शिकी निकाल दें, तो सारे जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं सादिक और अमीन ना होने पर सारे बहाल हो जाएंगे। ये सारा इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, अगर पार्लियामेंट अपने इख्तियारात को समझे और सही तरीके से इस्तेमाल करे। अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट अपना रोल नहीं प्ले करती। जितना मर्जी आप क्रिटिसिज्म करें बाकी इदारों पर, वो आपको सुबह दोपहर शाम कोई तो काम करते नजर आ रहे हैं। यहाँ बिल्कुल एक इदारा एब्सोल्युटली इनइफेक्टिव नजर आ रहा है, वो पार्लियामेंट है और उसको सबसे ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। इन दी एंड में नैब के हवाले से भी आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि नैब अपना केस प्रूव करने में नाकाम रही है और आपने खुद भी बिटवीन द लाइन जिक्र किया कि इस पर बड़े रिसोर्सेज लगते हैं, पूरा फुल फ्लेज इदारा है और एक वाहिद इदारा है अकाउंटेबिलिटी का, ये कह सकते हैं हम हमारे मुल्क के अंदर। और वो अगर 2-3 साल मुकदमात, और कल मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने भी ऐसे कुछ कमेंट्स किए, इससे पहले अतर मिनल्ला साहब की भी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी मौजूद हैं नैब के हवाले से। तो आप इस इदारे के बारे में बतौर इदारा क्या राय रखते हैं? क्या इसको ऐसे ही चलना चाहिए या इस पर आपको लगता है कि नहीं, इसको मज़ीद मौसर करने की ज़रूरत है? क्योंकि सियासी जमातें तो अपने मफादात के मुताबिक, हमें हिस्ट्री बताती है कि इस इदारे को इस्तेमाल करती रही हैं और मिसयूज़ करती रही हैं इनफैक्ट। तो आप इस पर क्या कहेंगे? रिसेंटली 2-3 जजमेंट्स आई हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हाई प्रोफाइल बेल के मैटर्स में। वो आप पढ़ लें तो आपको अंदाजा होगा कि इवन व्हाट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड हैज टू से अबाउट कंडक्ट ऑफ नैब। बाकी ये कि अगर ऑब्जेक्टिव किसी इंसान को 5 साल विदाउट बेल जेल में रखना है तो नैब से ज्यादा इफेक्टिव इदारा कोई नहीं। अगर गुनहगार लोगों को सही शवायद की बुनियाद पर कन्विक्ट करना है और ऐसी कन्विक्शंस लानी है जो सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड हों, तो नैब से इनइफेक्टिव इदारा कोई नहीं। ठीक, बिल्कुल सही। एक और सवाल आखिर में जाते जाते, अब मरियम नवाज साहिबा के लिए मजीद कोई मुश्किलात आप देख रहे हैं ऑन लीगल फ्रंट, या फिर उनकी मुश्किल अब खत्म हो गई है और अब उनके लिए ग्राउंड ओपन है? पेंडेंसी ऑफ केसेस तो हैं उनके खिलाफ, लेकिन वो तो मेरा ख्याल है कोई पॉलिटिकल लीडर कम ही रह गए हैं जिनके अगेंस्ट कोई केस नहीं पेंडिंग होगा, या नैब में हो या एंटी करप्शन में हो। आई थिंक इस कन्विक्शन की सेटिंग असाइड से इमीडिएटली अगर वो कोई इलेक्शन में आना चाहें या पार्लियामेंट को जाना चाहें, रास्ता खुल गया है। बट ऑब्वियसली नैब अपील भी कर सकता है, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकता है और फिर फाइनल से तो सुप्रीम कोर्ट की होगी कि वो कन्विक्शन अपहोल्ड होनी है। राइट। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अलग सुबह हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर शहजाद इलाही साहब अपने कानूनी विजन के मुताबिक हमें बता रहे थे, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक और तजर्बे के मुताबिक, कि इस केस के बाद क्या होगा। नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि उनका भी पार्लियामेंट में जाना पॉसिबल नहीं है आफ्टर दैट कन्विक्शन, लेकिन मरियम साहिबा के लिए रास्ते खुल गए। लेकिन चूंकि अभी हम इस एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से बात कर रहे थे, मैं ब्रेक लेनी, लेकिन जाते जाते आपके लिए एक अच्छी खबर अभी होने वाली है। हाँ, मतलब आप खुश हो सकते हैं इसमें पूरा दिन। इस पे कहती हैं अभी से कह दें कि हो गया। नहीं, मैंने नहीं कहा, कमी होने का इम्कान है, मतलब कम नहीं हुआ। नाजरीन, आपकी पेट्रोल की बात हुई, पेट्रोल कम नहीं हुआ, कमी होने का इम्कान है और आज होने का इम्कान है। इसमें कुछ एक्सपेक्टेड हमारे प्रोड्यूसर साहब के मुताबिक ज्यादा कमी होने का इम्कान है। मैं इनकी बात पे सिर्फ आमीन कहना चाहता हूँ। नहीं, हमारी गाड़ियां पेट्रोल पे है ना, नहीं मतलब उनकी क्या मसला है। लेकिन ये अच्छी खबर है बहरहाल, अगर ये आ जाती है। उम्मीद ये है कि कुछ पीडीएल के अंदर भी रद्दोबदल हुआ है तो उसके बाद एक बेहतर रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अब भाई मैं तो ये खबर देने से इसलिए घबराता हूँ, पिछली दफा हमने खबर दी थी कम होने वाला है और रात को बढ़ गया, साहब ने बढ़ा दिया था। ये इमरान सुबह पूरे ऑफिस में ऐलान करके कि जी आज पेट्रोल सस्ता होने, कोई ना भरवाए, रात को भरवाएंगे। तो और जब ये सुबह आए तो इनका मुंह बना, हमारी पीआर खराब हो गई लोगों के सामने कि गलत खबर दे दी इन्होंने। वो गलत खबर नहीं थी एक्चुअली, वो हुकूमत का फैसला रिवर्ट हो गया था। वो रात के 3 बजे उनको याद है कि नहीं सॉरी हमने बढ़ाना। और प्राइम मिनिस्टर वैसे खुद भी कह चुके हैं कि हमें मालूम है कि पेट्रोलियम प्राइसेस कम हो रही हैं। हमारी कोशिश है कि एक धेला भी, जो शहबाज शरीफ साहब का एक डायलॉग है कि एक धेला भी पास हम ना रखें और आवाम तक, लेकिन वो धेला पता नहीं निकल नहीं रहा है। तो अल्लाह करे ये 75 के नोट का कोई असर और जेबें भी बहुत ढीली है, बस हो गई है। चले जनाब, अल्लाह करे पेट्रोल सस्ता हो और हमारे प्रोड्यूसर साहब जैसे कह रहे हैं ज्यादा सस्ता। इस पे हम आमीन कहेंगे और ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब एक और एक्सप्रेसो हीरो से मुलाकात करवाते हैं आपकी। बैंकॉक में होने वाले वर्ल्ड प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के हवाले से सोशल मीडिया पे तो आपने देखा होगा, पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने थाईलैंड के बॉक्सर सोम्पोत सीसा को शिकस्त दी और वर्ल्ड यूथ टाइटल अपने नाम करना है। और इस पाकिस्तानी बॉक्सर का प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ये पहला वर्ल्ड टाइटल है उन्होंने जो अपने नाम किया है। फतह के बाद उस्मान वजीर ने अपना एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। उन्होंने इस तारीखी फाइट के लिए बड़ी तैयारी की थी जी, और उन्होंने कहा कि आज इस मेहनत का सिला मिल गया है। उस्मान का मजीद ये कहना था कि मैंने ये टाइटल बगैर हुकूमती सपोर्ट के जीता है, जो हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद से उन्होंने अपील की थी कि मुल्क में जो मौजूदा बॉक्सिंग टैलेंट है, जो स्ट्रक्चर है, इसको सपोर्ट किया जाए और पाकिस्तान को इस सिलसिले में कई उस्मान वज़ीर मिल सकते। इनके लिए शादाब खान ने ट्वीट भी किया था, इनको बेस्ट ऑफ लक कहा था। और इस वक्त ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा करे, हमारे शो में ना आए। उस्मान इज विद अस। बिल्कुल, उस्मान वजीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। वेलकम टू एक्सप्रेसो उस्मान एंड कांग्रेचुलेशंस इस टाइटल के लिए। नो डाउट आपको आपकी मेहनत का सिला मिला है, कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच। बिल्कुल बहुत प्राउड फील हो रहा है। फर्स्ट एवर मैं वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ यूथ पाकिस्तान के लिए, मैंने वर्ल्ड टाइटल जीता है, तो मेरे फीलिंग्स बहुत अमेजिंग। तो उस्मान, ये आपका जो जिस तरह से अभी हम आपके वीडियो मैसेज में भी देख रहे थे कि आपने कहा कि बगैर किसी हुकूमती सपोर्ट के आपने जीता है, तो ये जो बॉक्सिंग का पैशन है, ऑब्वियसली इसको परसू करने में, इस टाइटल तक को जीतने में बड़े चैलेंजेस हुए होंगे आपको। जरा अपने जर्नी हमारे साथ शेयर करें। डेफिनेटली आपको पता है बॉक्सिंग एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है और उसके पाकिस्तान में तो फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है। मगर ये था कि देखें, अगर मैं गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता तो या बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो बस मुझे बिलीव था अपने, सबसे पहले अल्लाह ताला पे, फिर अपनी मेहनत पे, तो बस मैं लगा रहा। उसके बाद जो मेरी टीम है, मेरे कोचेज हैं, सब ने मेरी हेल्प की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये वर्ल्ड टाइटल हमने जीता है। ब्रिलियंट। वजीरिस्तान जैसे ट्राइबल एरिया से उठना और फिर वर्ल्ड चैंपियन बन जाना, यूथ टाइटल अपने नाम का लेना। अंदर ये वो स्पोर्ट है जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत खेला जाता है। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, इसकी ट्रेनिंग्स बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवरऑल बॉक्सिंग को लेकर। लेकिन आप उठे और आपने ये टाइटल अपने नाम कर लिया। सो दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग। आपको यकीन था बचपन से, जब से आपने ये सिलसिला शुरू किया कि एक ना एक दिन चैंपियन बनना है, या इट ऑल सडनली हैपेंड, आप बन गए बॉक्सर एंड देन ये सफ़र इस तरह से चल गया? नहीं, मैं बचपन से मैं जो भी काम करता मैं कहता कि मैंने टॉप पे जाना है उसके। तो जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की तो उस टाइम मैंने कहा कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा एक दिन, मैं ये वर्ल्ड यूथ टाइटल जीतूंगा, बहुत सारे और वर्ल्ड टाइटल्स आ गए जो ओपन, वो जीतूंगा। तो सब हंसते थे, मजाक करते थे कि यार ये पाकिस्तान से यार कौन जाके बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मगर उस टाइम ये था कि मुझे क्या ये लोग कह रहे हैं, मगर ये कैसे हो सकता है अगर बंदा मेहनत करे और ना जाए। तो बस मैं लगा रहा। मैंने पाकिस्तान लेवल पे खेला, फिर 2018 में आमिर खान मिले, उसने फिर मुझे पहले इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसके बाद फिर करते करते फिर टीम पाकियाओ मिली, जो हमारे बॉक्सिंग के अंदर जैसे रोनाल्डो है फुटबॉल में, इस तरह जो टॉप लीजेंड, जिस हमारे बॉक्सिंग के लीजेंड है, उस टीम ने फिर मुझे, तो आज फिर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अवेल किया फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में। जबरदस्त उस्मान। लेकिन अभी हम इस कंपटीशन के हवाले से, आपका जर्नी ऑब्वियसली बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा चैलेंजिंग, और आपके लिए जब लोग मजाक उड़ाते हैं तो ये अब जब आप इस चीज़ को अचीव कर लेते हैं ये ज़्यादा इंकरेजिंग होता है आपके लिए तब। तो अब मुझे ये बताएं कि जो आपने कंपटीशन जिससे आपकी फाइनल मुकाबला था वो कितना मुश्किल था, और आपको क्या लगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ थी? देखिए, जब हमने गेम प्लान हमने बनाया, क्या होता है हर एक ये होता है कि हम उनकी फाइट्स देखते हैं। जो हमारे टीम में मेरे कोचेज हैं, कोच महबूब अहमद है, कोच असमत है, कोच अहमद अली है, जब इनने जब गेम प्लान बनाया उससे देख के, तो उसमें ये था कि क्योंकि थाईलैंड में हमारी फाइट थी, जो मेरा ओपोनेंट था वो भी थाईलैंड से था, तो आपको पता है कि एडवांटेज होता है उसके लिए, उसका होम ग्राउंड है, ऊपर से जो आपके जजेस वगैरह होते हैं वो भी फेवर करते हैं अगर फाइट बहुत क्लोज जाए। अगर फाइट पूरे राउंड्स हो और क्लोज हो तो वो एक फेवर मिलता है। तो बस वही था कि इनने हमने प्रेशर में रखना है, हमने कोई राउंड उनको नहीं दिया और वन साइडेड हमने
राउंड बाय राउंड हमने विन करना। वो लग रहा है वो जिस वक्त आप जीते हैं, इट लुक्स लाइक वन साइडेड मैच, क्योंकि आप बड़ा कंफर्टेबली आपने उनको। अच्छा, दूसरी जानिब आप जो आपका कंसर्न है, मैं चाहता हूँ उस कंसर्न पे जरा हम ज्यादा रहें। आपने कहा कि यहाँ पे कोई बॉक्सिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ये सिर्फ आप नहीं कह रहे, इससे पहले वसीम से हमारी बात हुई है, जितने दीगर लोग आपके साथी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो सब यही रोना रोते हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स की तरफ कोई तवज्जो नहीं है किसी की। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो पता नहीं है कि स्पोर्ट्स का मिनिस्टर कौन है इस वक्त। कौन सी ऐसी कमी है या कमियां हैं जो आप देखते हैं स्ट्रक्चर के अंदर इस वक्त, और आपको लगता है उस्मान अगर इस पे काम किया जाए तो हम मजीद बेहतर हो सकते हैं? जरा हाईलाइट तो करें कुछ, हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखें, आप एक एग्जांपल ले लें, जैसे क्रिकेट है हमारी। अब क्रिकेट का ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट 24 घंटा क्रिकेट को देख रही है। क्रिकेट का जो अपना बोर्ड है वो स्मार्ट है, उसके अंदर जो लोग काम कर स्मार्ट हैं, वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ चले जाते हैं, वहाँ से स्पॉन्सरशिप्स लेते हैं, डील्स करते हैं, ये सब बहुत सारी चीजें। तो इसी तरह जो बाकी फेडरेशन है, जो एमेच्योर फेडरेशन हैं, जितनी भी गेम्स हैं, इसी तरह जो हमारे प्रोफेशनल हैं, इनको भी चाहिए कि आज जाएं अच्छे उनके साथ जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनसे बात करें, स्पॉन्सरशिप लें, मतलब इवेंट से पे ले लें, ताकि एक कोई फाइटर भी एथलीट है उसे तैयारी करने का प्रॉपर मौका मिले, प्लेटफॉर्म्स मिले। अगर फैसिलिटी नहीं है तो बाहर मूव कर सकता है, बाहर जाकर ट्रेनिंग कैंप्स अटेंड कर सकता है, कोचेस हायर कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है फेडरेशन। मगर वो ये कि पाकिस्तान के अंदर एक फेडरेशन उसके चार बने हुए, 4 प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो वो आपस में अपनी लड़ाई से करते हैं, और जो स्ट्रगल कर रहा होता है वो एथलीट कर रहा होता है। तो बस यही चल रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके तहत अगर क्रिकेट के लिए एक इदारा काम करे तो इसी तरह बॉक्सिंग के लिए भी एक इदारा काम करे और अपने एथलीट्स को स्पॉन्सर्स लाए। प्राइवेटाइज करने के हवाले से भी आप बात करें तो उस्मान, आपने जिस तरह से भी खुद भी मेंशन किया कि आपको कोई हुकूमती सपोर्ट तो नहीं रही, आपने अपने ओन पर इस टाइटल तक पहुंचे और इसको जीता भी, तो जीतने के बाद भी किसी हुकूमती शख्सियत ने आपसे राबिता नहीं किया, किसी ने अप्रिसिएशन के लिए, किसी भी बात के लिए? देखिए, वो मैंने ट्वीट्स वगैरह तो काफी मैंने देखी हैं, और इस तरह, क्योंकि मैं आपको बताएं बाहर हूँ तो यहाँ पे मेरा फोन वगैरह हम लोग बहुत कम ही ऑनलाइन होता है। तो बाकी इंशाल्लाह अभी तक जो ट्वीट्स वगैरह मैंने काफ़ी देखे गवर्नमेंट की तरफ से, काफ़ी अप्रिशिएट किया। मैं तमाम क्रिकेटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हाफिज़ भाई है, सरफराज भाई हैं, अच्छा सुहेल, तनवीर, जितने भी हैं, हारिस रऊफ, इन सब ने ट्वीट किया, मेरे शादाब भाई ने, और मतलब मुझे अप्रिशिएट किया। तो ये हमारे नए क्रिकेटर्स की बड़ी अच्छी बात है कि वो बाकी जो साथी स्पोर्ट्समैन है उसको सपोर्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इनसे काफी मुझे मोटिवेशन मिली, तो ऐसा ही था। तो बस अच्छा, ये क्रिकेट का आपने जिक्र छेड़ दिया वसीम, तो मेरे ज़हन में यही आ रहा था कि वजीरिस्तान से या ट्राइबल एरिया से मोस्टली जो लड़का उठता है वो तो क्रिकेटर बनना चाहता है यार, वो तो फास्ट बॉलर बनना चाहता है। अभी रिसेंटली हम बल्कि आपके आने से पहले वसीम की बात भी उस्मान कर रहे थे, वसीम जूनियर की, और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं ट्राइबल एरिया से आते हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अभी भी दुनिया के अंदर नाम कर रहे हैं। तो ये आप उस वक्त बहुत सारे क्रिकेटर्स में एक बॉक्सर कैसे पैदा हो गया? देखिए, बॉक्सर भी होना चाहिए। अगर सब पाकिस्तान में क्रिकेट खेलेंगे, बाकी स्पोर्ट्स तो फिर बॉक्सिंग कौन खेलेगा? अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, चूंकि आप इससे पहले डिस्कस कर रहे थे स्पॉन्सरशिप्स के हवाले से, जो स्पॉन्सर करने वाली कंपनीज हैं उनका गिला ये रहता है कि जी क्रिकेट को तो पूरी दुनिया कवर करती है, चैनल्स पे आता है, लोग देखते हैं, बिल बोर्ड्स लगते हैं, उससे उनकी जो प्रोडक्ट है वो उसकी मार्केटिंग ज्यादा होती है, इसलिए वो इधर पैसे लगाते हैं। तो क्या बॉक्सिंग को भी इतना एक्सपोजर है इसका दुनिया भर में या पाकिस्तान में कि जो ब्रांड है अगर स्पॉन्सर करे तो उसको फायदा भी हो इसका, कि वो नजर भी आए? ऐसा कोई कल्चर नहीं है ना यहाँ पे? देखें, जैसे 92 में वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट ने, उसके बाद क्रिकेट चेंज हुआ पाकिस्तान में। स्कॉच, आपको पता था हम लोग का वर्ल्ड टाइटल्स हमारे पास थे, तो उस टाइम खाली स्कॉच आता था। हमारा हॉकी का कितना स्पॉन्सरशिप होता था पहले, तो वो ये था कि उस टाइम उनने कुछ अचीव किया था तो उनके पास टाइटल्स थे। अब फर्स्ट टाइम मैंने ये वर्ल्ड टाइटल जीता है, तो अभी मुझे बहुत सारे कंपनीज हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। आपको पता है, जब भी अगर आपको एक गेम के अंदर ट्रेंड लाना हो तो मस्ट आपके पास वर्ल्ड टाइटल हो या ऐसी कोई हिस्ट्री होनी चाहिए। तो अभी हमने ये विन किया, जो आने वाले जितने भी बॉक्सर्स हैं, जितने भी अभी आगे लोग जाएंगे फाइट करने, उनके लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी होगी। हमारे स्पॉन्सर्स को भी
नहीं, मैं आपके बिहाफ पे, हम वैसे ये करते रहते हैं, लेकिन जब भी आप जैसा कोई चैंपियन हमारे पास आता है तो हम उसके बिहाफ पे ज़रूर कहते हैं तो आप अपनी मेहनत नहीं छोड़नी, अल्लाह आपके काम में मजीद बरकत दे और आप मजीद टाइटल्स जीतें। आपकी डिटर्मिनेशन से लग रहा है कि आप इंशाल्लाह जीतेंगे। और दूसरा, हम अपील भी करते हैं जितने भी कॉर्पोरेट ब्रांड्स हैं, जैसे हमने माउंटेनियरिंग के हवाले से अपील की, देन उसका बड़ा फ़ायदा हुआ था कुछ माउंटेनियर्स को, और आपके हवाले से भी कि आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलनी चाहिए, हुकूमत हो, प्राइवेट इदारे हों, क्योंकि इसका रिटर्न ही आएगा, इसका नुकसान तो कोई नहीं है दोनों लिहाज से। अच्छा, पाकिस्तान में चूँकि उस्मान सैलाबी सूरत हाल है, अब माशाल्लाह यूर पब्लिक फिगर, आपने एक टाइटल जीता है, आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से कुछ पाकिस्तान के शहरियों के लिए जो इस वक्त मुश्किलात हैं कुछ कहना चाहें आप। डेफिनेटली, इससे पहले मैंने एशिया टाइटल जीता पाकिस्तान के लिए WBA, फिर मैंने वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल मिडिल ईस्ट टाइटल भी जीता, उसको भी मैं इस टाइम चैंपियन हूँ। तो उस टाइम भी मैंने काफ़ी मतलब कोशिश की, मदद की, जितने भी हमारे सैलाब से मुतासिर हुए। इस दफ़ा भी मैंने यही कहा था कि इवन मुझे अपना टाइटल भी अगर मुझे सेल करना पड़े और सब कुछ कर, मैं जितना हो सकता करूँगा। और तमाम जितने भी पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप उनकी मदद करें। ये पॉलिटिक्स या अपनी मदद करने का टाइम नहीं है, और जितने जिसकी हैसियत उसके मुताबिक जितने भी लोग मुतासिर हैं उनकी मदद करें। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच उस्मान वजीर, आप हमारे चैंपियन हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दी और बहुत सारी चीज रहेगी। जरा वो अपना पंच स्टाइल जो जैसे पंच बनाते हैं, बना के तो दिखाएं। यस, जबरदस्त। गुड लक। उस्मान वजीर हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम बात कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हुकूमती सपोर्ट तो उनको नहीं मिली, अपने ओन पर ये टाइटल जीत के आए हैं बॉक्सिंग के अंदर। आई होप के आइंदा आने वाले दिनों में इनको स्पॉन्सर्स भी मिले, इनको रिकग्निशन भी मिले और इनको अप्रिशिएट भी किया जाए। शहबाज शरीफ साहब बड़े कंसर्न होते हैं, फौरन ट्वीट करते हैं क्रिकेट देखिए, शहबाज शरीफ साहब ये भी हमारे चैंपियन है, यू आर द प्राइम मिनिस्टर, आप जरूर इनके लिए कुछ करें, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद आ चुके हैं जी। अब हम आपको दिखाएंगे नहीं बल्कि खिलाएंगे वर्चुअली सुबह सुबह देसी मुर्ग चने काली मिर्च से तैयार करता चाचा सिद्दीक के और वो खिला रही है फरियाल राना। चाचा जी इज वाचिंग। देखते हैं देसी फूड। नाजरीन, आज मैं यूँ फिरोजपुर रोड इचरा शॉपिंग सेंटर, जहाँ पर है चाचा सिद्दीक चने वाले। इनकी खास बात तो ये है कि ये काली मिर्च से चने तैयार करते हैं। आइए चलकर देखते हैं लोगों को इनके चनों की खास बात क्या लगती है जो वो इतने शौक से खाना पसंद करते हैं। आप कहाँ से हैं? जी, मैं बेसिकली खुशाब से हूँ। तो अभी आप कौन से चने खा रहे हैं? ये लाहौर के मशहूर चने हैं जी, तो यहाँ का टेस्ट भी अच्छा है और काफ़ी अरसे से मैं तकरीबन 1 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। खास बात क्या लगती है इनके चनों की? खास बात इनमें ये है कि ये काली मिर्च में बनाते हैं और इसमें यखनी भी होती है और काफ़ी यानी कि नरम होते हैं, जलन भी नहीं महसूस होती, जैसे घर से हम खाना खा रहे हैं वैसे ही महसूस होता है। आप कौन से चने खाने आए यहाँ? मैं अंडा चने भी खाता हूँ और कोफ्ता चने भी खाता हूँ यहाँ। टेस्ट कैसा लगता है आपको यहाँ? टेस्ट इनका बेहतरीन है। अच्छा, इनके चनों की खास बात क्या लगती है आपको? इनकी खास बात ये है कि ये काली मिर्च में पकाते हैं इसको, और जिससे टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है, और साथ में गरम गरम कुलचे सर्व करते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। कितने अरसे से यहाँ से चने खा रहे हैं? मुझे तकरीबन 3 से 4 साल हो गए यहाँ से चने खाते हुए। कौन से चने खाते हैं ज़्यादा शौक? ज़्यादा ये ना बनाते हैं जी, काली मिर्च के साथ तैयार करते हैं, तो वो ज़्यादा बहुत टेस्टी होते हैं। इनके चनों की खास बात क्या लगती है आपको? इनके चनों की खास बात ये है कि जी इससे आपको कोई मसला नहीं होता, मतलब कि जैसे घर का खाना जैसे वैसे ही महसूस होता है, तो ज़्यादा घर के खाने में उनके खाने में इनके चनों में कोई डिफरेंट ज़्यादा नहीं होता, और इनका ना मसाला तेज़ नहीं होता और मिर्च भी बड़ी मुनासिब से रखते हैं। सरगोदा के चने खाए और लाहौर के चने खाए, क्या फ़र्क लगता है दोनों? बहुत डिफरेंट है। सरगोदा क्योंकि लाहौरी जो खाने के हिसाब से बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो इनके चने बहुत टेस्टी होते हैं। सरगोदा के भी हैं, लेकिन लाहौर की क्या बात है, लाहौर के बहुत अच्छे हैं। आप चने खा रहे हैं, कैसा टेस्ट लगा आपको? चने तो हम पिछले 3.5 साल से खा रहे हैं, इनके बहुत ज़बरदस्त है, और अगर 2-4 दिन ना खाएं तो बहुत ही एक तलब आती है कि नहीं खाने चाहिए। क्या खास बात लगती है इनके चनों की आपको? इनका जो टेस्ट है वो अलग है।
हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर उमर सदीक साहब। आप मुझे बताएं, आप कब से ये काम कर रहे हैं? 35-40 साल हो गए काम करते। ये काम सबसे पहले किसने शुरू किया था? वाले साहब ने 96 में किया था। आप कितने तरह के चने बनाते हैं? एक ही तरह के बनाते हैं, उसमें अंडा होता है, कोफ्ता, चिकन और काली मिर्च से तैयार करते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से चनों की है? सादा चने, ये मुर्ग चने की होती है। आपके चनों की खास बात क्या है जो लोग शौक से खाते हैं? खास बात ये है कि काली मिर्च में हम तैयार करते हैं, जो उसके साथ एक्स्ट्रा जो मसाले डलते हैं वो हम खुद ही तैयार करते हैं। इसके साथ मुर्गे की चिकन की यखनी होती है, वो हम खुद तैयार करते हैं, यानी कि वो उसको इसके साथ ऐड होती है। अच्छा, चने तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है? मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। आपके इस रेस्टोरेंट का टाइम क्या है? सुबह 6 बजे से लेके तकरीबन 2 बजे तक है। चनों के साथ लोग क्या खाना पसंद करते हैं? कुलचा खाते हैं, खमीरी रोटी भी होती है। अक्सर जो लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं वो ज़्यादातर कुलचा ही होता है। मशहूर शख्सियत खाने आती होंगी आपके पास चने? जी आती है, उसी में हम खाते रहे चने वाला साहब से। डेली के कितने चने बना लेते हैं आप? डेली के 35 से 40 किलो बनाते हैं चने। माशाल्लाह, इतने कस्टमर आते हैं आपके पास चने खाने, कभी कोई कंप्लेन आई किसी? नहीं जी, कोई कंप्लेन नहीं आई। जो वाला साहब पकाते थे वही जायका है और उन्हीं से सीखा मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी कस्टमर की आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई और वही जायका दे रहा हूँ। और जो चीज़ें वो जो रेसिपी वही इस्तेमाल करते थे वही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। नाजरीन, मेरे लिए अंडा चने, कोफ्ता चने और मुर्ग चने आ चुके हैं, इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, काली मिर्च से तैयार किए हुए ये चने बहुत ही ज़्यादा लजीज हैं। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज चूंकि फ्राइडे है एंड इट्स अ फ्लैग्स डे, तो आज हमारा सेगमेंट है फ्लैग्स, जिसमें नेपाल के कौमी दिन के मौके पर नेपाली सफारत खाने में एक रंगारंग तकरीब सजाई गई। इस तकरीब का अहवाल बता रही हैं सेगमेंट फ्लैग्स में सना हुमायूं। हेलो और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड्स ऑफ फ्लैग्स। और आज मैं एक खूबसूरत जगह मौजूद हूँ जहाँ पर सजाई गई है एक खूबसूरत शाम नेपाली एम्बेसी की जानिब से। और यहाँ का ड्रेस कोड है नेशनल ड्रेस, क्योंकि आज मनाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डे ऑफ नेपाल। तो आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि आज के इस इवेंट में क्या क्या होने वाला है। Happy Constitution Day. Thank you. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मालदीव्स के एम्बेसडर के साथ। एंड योर एक्सेलेंसी, एज यूजुअल मैंने आपको हमेशा इस कौमी लिबास में ही देखा। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। Thank you very much. So it's a beautiful day again, National Day of Nepal, and we are. आज नेपाल का कौमी दिन है और हम यहाँ पाकिस्तान में खुशियाँ मना रहे हैं। हर किसी ने कौमी लिबास ज़ेब किया हुआ है। कैसा लगता है जब आप किसी दूसरे मुल्क में अपना कौमी दिन मनाते हैं? Celebrating national days, and especially when you're not in your own country. Of course, it's a very, very special day for इस तरह के दिन सबके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। नेपाल वो मुल्क है जिसकी सकाफती तारीख बहुत वसी है। मुझे आज इस तकरीब में शिरकत करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। Nepal on their special day. Thank you very much. How did you like the food? इस तकरीब में खाना आपको कैसा लगा? Wearing colorful outfit. No, it's been wonderful. Nepal's food is बहुत ज़बरदस्त। नेपाली खाने बहुत जायकेदार है। हमें यहाँ मुख्तलिफ किस्म के खाने खिलाए गए हैं। यहाँ पर बेशुमार सुफरा और पाकिस्तानियों से मिलकर बहुत मज़ा आ रहा है। And of course the company of all Pakistanis and the diplomatic community. Yeah. Thank you very much and have a very good evening. You too. Thank you. और इस वक्त
वक्त मैं मौजूद हूँ इंडोनेशियन एम्बेसडर के साथ एंड अ वेरी ब्यूटीफुल कपल हु इज ऑलवेज एक स्माइलिंग। बहुत ही प्यारा जोड़ा जो हर वक्त खुश रहता है। आप दोनों को साथ देखकर हमेशा बहुत खुशी मिलती है। इस खूबसूरत शाम में हम नेपाल का कौमी दिन मना रहे हैं। आप अपने नेपाली भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नेपाली ब्रदर। Well, let me take this opportunity to express congratulations and also best wishes to brother. मैं नेपाल में रहने वाले तमाम लोगों को इस दिन की मुनासिबत से मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज तमाम नेपाली अपना कौमी और आईनी दिन मना रहे हैं। नेपाल तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। नेपाल में ऐसी बेशुमार जगहें हैं जहां पर सयाह जाते हैं। काठमांडू हिमालय आज इस तकरीब में शरीक होकर ऐसा लग रहा है जैसे आप नेपाल में आए हुए हैं। यहाँ के लोग, इनका लिबास बहुत खूबसूरत है। And I think once again the party receptions that we have today also clearly reflect how the admirations of people to the Nepalis, to the Nepals and Nepalese people. So a lot of people are attending this reception. Definitely. As Nepal and Indonesia. नेपाल और इंडोनेशिया की सकाफत और सयाहत में काफी मुमासिलत पाई जाती है। क्या हम मुस्तकबिल में कोई ऐसा कल्चरल प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं जिसमें नेपाल, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के लोगों को फायदा हो? Yeah, tourism is one of the area. Pakistan, you are blessed. जी हाँ, मैं समझता हूँ कि सयाहत में बहुत काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान को कुदरत ने बेशुमार सयाहती मकामात से नवाजा है। इन मकामात में सिर्फ कुदरती खूबसूरती शामिल नहीं बल्कि मजहबी सयाहत के एतबार से भी पाकिस्तान बहुत अहमियत रखता है। हिंदू, बुद्धा और सिख मजहब की तारीख पाकिस्तान से ही जाकर मिलती है। नेपाल में रहने वाली बुद्ध मत बरादरी भी पाकिस्तान आना चाहती है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि आसियान ममालिक में 85% लोग बुद्ध मत तहजीब से ताल्लुक रखते हैं। जब इन लोगों को पाकिस्तान में टेक्सला और गंधारा तहजीब के बारे में पता चलेगा, ये लोग भागते हुए पाकिस्तान आएंगे। I'm sure they also wants to, visit Pakistan to see the beautiful place and historic places in Pakistan. यहाँ मुझे मेरे बहुत ही पुराने दोस्त भी मिल गए जिन्होंने हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया था। लूडो, इनका ताल्लुक नॉर्वे से है। आप तो बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। First of all, very good to see you again. We were love to have you on the farm. That was great. Yes. So आप हमारे फोरम पर भी आई थी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान आने से पहले मैं 3 साल खटमंडू में रहा हूँ। खटमंडू बहुत जबरदस्त जगह है। जब भी खटमंडू को याद करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने जो लिबास और ये टोपी पहनी हुई है, ये नेपाल का रिवायती लिबास है। मेरा दिल अभी भी नेपाल को बहुत याद करता है। Taking over, but I really, my heart is in Nepal still. Okay, Ludo, we are celebrating Constitution and National Day. हम लोग आज यहाँ नेपाल का कौमी दिन मना रहे हैं। आप नेपाली लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? From them, and we are celebrating here in Pakistan. Yes. So, we came to Kathmandu just a year after. नेपाल में आइन बनने के 1 साल बाद ही हम वहाँ गए थे। हर कोई वहाँ बहुत खुश था। नेपाल की तारीख बहुत पुरानी है। मैं नेपाल में रहने वालों को इनकी कौमी और आईनी दिन के मौका पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। मैं कुछ ताज़ा सब्जियाँ लेने आपके फार्म दोबारा आऊंगी। जी, आप बिल्कुल आएं। मैं और मेरी अहलिया इस्लामाबाद से खटमंडू जाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं नेपाल और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद खुशगवार हों ताकि खटमंडू और इस्लामाबाद के माबेन डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकें। और पहली फ्लाइट पर मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे हमरा खटमंडू का दौरा करें। Thank you and have a very good evening. Thank you so much. It's good to see you again. इस वक्त मैं मौजूद हूँ द मैन ऑफ द नाइट के साथ, योर एक्सीलेंसी नेपाली एम्बेसडर
who has brought this beautiful event for all of us. Your Excellency. जनाब सफीर, मैं नेपाल के कौमी दिन के मौके पर आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये दिन हम उसी तरह मना रहे हैं जैसे आप लोग नेपाल में मनाते हैं। किसी और मुल्क में अपना कौमी दिन मनाना कैसा लगता है? Some other country. What are your feelings about it? No, this is very, as you said, a very important day for Nepal and Nepali people. On this day, ये दिन नेपाली लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है। 2015 में आज के दिन नेपाली असेंबली ने अपना आइन मुतारिफ करवाया था। इस आइन ने लोगों को ताकत दी, इसलिए हम लोग इस दिन को इतनी अहमियत देते हैं। और मुझे इस्लामाबाद में अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ खुशियां बांटकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज दुनिया भर में नेपाली लोग और सिफारतकार इस दिन की खुशियां मना रहे हैं। Other friends in Islamabad, and today in different country, most of the diplomatic mission and Nepali community, they are also celebrating on similar or big or smaller manner. Okay, Your Excellency, in future. इस दिन की मुनासिबत से बताएं कि आप पाकिस्तान और नेपाल के ताल्लुकात का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? Nepal, where we are standing together. No, Nepal and Pakistan relations have always been cordial and friendly. So, नेपाल और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से ही दोस्ताना रहे हैं, क्योंकि हम लोग पड़ोसी ममालिक हैं। हम लोगों में बहुत मुमासलत पाई जाती है। मेरा पाकिस्तान में रहने का तजुर्बा बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे ताल्लुकात मजीद खुशगवार होंगे। we'll go further. And as Nepal and Pakistan has both very colorful. नेपाल और पाकिस्तान की सकाफत बहुत रंगीन है। सयाहत एक ऐसी चीज है जिसमें दोनों ममालिक काम कर सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में सकाफती और सयाहती शोबे में हम मिलकर काम करेंगे? Of course. जी हाँ, ये बहुत अहम शोबे हैं। कुछ देर पहले मैं इसी चीज का जिक्र कर रहा था कि हम दोनों ममालिक सयाहत के शोबे को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दोनों मुल्कों की तहजीब बहुत तारीखी है। फिर कुदरती लिहाज से हम दोनों मुल्क दुनिया के ऊंचे पहाड़ और चोटियों से माला माल हैं। इस वक्त भी बेशुमार नेपाली लोग पाकिस्तान सयाहत के गर्ज से आते हैं। इसी तरह बेशुमार पाकिस्तानी भी सयाहत के गर्ज से नेपाल जाते हैं। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान से ज्यादा लोग नेपाल का दौरा करें। नेपाल में हेल्थ के शोबे में बहुत काम हो रहा है। अगर आपने नेपाल नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। नेपाल, you miss a lot of things. Yeah, definitely. And you're wearing your national dress. जबरदस्त, आपने अपना कौमी लिबास पहना हुआ है। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। And we're looking forward to a prosperous and a beautiful relationship between Pakistan and Nepal. Thank you very much, and I also wish to share. बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इसी तरह खुशगवार रहें। Progress of people of Pakistan as well as people of Nepal. बहुत ही खूबसूरत शाम मेरी और तमाम एक्सप्रेसो की टीम की जानिब से तमाम नेपाली बहन भाइयों को बहुत बहुत इस दिन की मुबारकबाद हो। अब तक के लिए फ्लैग्स में इतना ही। रखिए अपना ख्याल। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है कुछ स्पोर्ट्स में क्रिकेट पे बात करने का। स्पोर्ट्स पे तुमने पहले भी बात की, क्रिकेट पे बात करने का। भाई आज एक और मैच है। इट्स अ 6 मैच ऑफ 7 सीरीज, 7 मैचेस सीरीज जो कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड खेली जा रही है। एंड मैच खेला जा रहा है कद्दाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर। पाकिस्तान को सीरीज में 3-2 की बढ़तरी हासिल है। और मजीद क्या है, मजीद थ्रिल क्या आज के मैच में और कैसा मैच होने जा रहा है, इसके लिए हमारे साथ अब्दुल माजिद मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सर, प्रैक्टिस मैचेस में से 3 तो हमने जीत लिए मालिक साहब। मैंने आपको बोला था ना, प्रैक्टिस मैचेस की तरह इनको लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फिर रिलैक्स होकर खेलते हैं। आपने देखा लास्ट मैच में भी आप एक डेब्यूटेंट से लास्ट ओवर करवा रहे थे और बड़ा क्रूशल ओवर था। मोइन अली जैसे बैट्समैन को उन्होंने रोक के रखा, एक छक्का खाया लेकिन काफी रन उन्होंने रोक लिया। तो ये जब आपकी मेंटालिटी ये होती है ना कि आप सुकून से खेलेंगे, आपने कोई ऐसे मतलब प्रेशर नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, जैसे ज्यादातर हमारे इंडिया के मैच में होता है। हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते थे और हार जाते थे। तो अब इंडिया से भी हम रिलैक्स होकर खेलना शुरू हो गए। अच्छी बात यह है कि बॉलिंग चल रही है, लेकिन पिचेस जो है वो थोड़ी मेरे ख्याल से वो बॉलर्स के लिए हेल्पफुल है। आपने देखा रिजवान बेचारे को बहुत बुरी बातें कहते रहे लोग,
लेकिन जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो सबको अंदाजा हुआ कि नहीं, रिजवान प्लेड अ जेम ऑफ एन इनिंग्स, क्योंकि ऐसी पिच पे शॉट मारते रहना, आपका अपना फिर रन्स भी लेते रहना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। बाद में शादाब और इफ्तिखार भी आपस में बात कर रहे थे कि जो बॉल है वो बहुत ग्रिप हो रहा था, तो वो बॉल पड़ के रुक रहा था, तो वो बैट्समैन के लिए एक बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन आती है। तो ओवरऑल पाकिस्तान प्लेड वेल, लेकिन एक चीज याद रखने की जरूरत है कि मिडिल ऑर्डर का मसला अभी भी है। ठीक हो गया, मिडिल ऑर्डर के मसाइल अभी तक कायम है अब्दुल माजिद, और आज भी ऑब्वियसली हमारे लिए बड़ा क्रूशल मैच है। हम सुबह यही बात कह रहे थे कि अगर मैच जीत गए तो सीरीज जाएंगे, अदरवाइज फिर वो अगला मैच जो है बड़ा डू एंड डाई वाली सिचुएशन होगी। तो मिडिल ऑर्डर का क्या करना है जो अभी तक उस पे एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे और वो सेटल नहीं हो रहा? और माजिद क्या दिल से बताएं, चाहते हैं आज आप हम जीत जाए आज का मैच, या आखिरी मैच में अंदर से चाह रहे हैं कि नहीं थर्ड होना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के लिए हारना बहुत जरूरी है। ये हार्शा गोखले की भी आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, वो अभी एशिया कप में कह रहे थे कि पाकिस्तान को जब भी आप क्रेडिट दे रहे होते हैं ना कि वो बहुत बेहतरीन टीम है, ये कर देगी वो कर देगी, वो हार जाता है। और जब भी आप उन्हें बिल्कुल कोने से लगा देते हैं कि यार ये तो कभी नहीं, नामुमकिन है ये जीतते हैं, वो तभी जीतते हैं। तो आई बिलीव उस फिलॉसफी के तहत आप सारे हमारी वर्ल्ड कप विन्स देख लें। 2009 का T20 वर्ल्ड कप हम कहीं भी नहीं थे, एक टेस्ट बैट्समैन यूनुस खान हमारे कप्तान थे। उसके अलावा आपका 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी है, हम 8वें नंबर की टीम, वेस्ट इंडीज श्रीलंका से भी नीचे हम उस टूर्नामेंट में गए जीते। तो वी आर कॉर्नर टाइगर्स, वी प्ले द बेस्ट व्हेन वी आर कॉर्नर टाइगर्स। तो अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि हार जाए बहुत बुरी तरह, बट ये कि हमें रियलिटी चेक्स मिलते हैं। मैं तो ये समझता हूं कि हमें हार जीत के तनाजुर में डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, हमें तो एज अ स्पोर्ट्स अच्छी खेल को डिस्कस करना चाहिए। तो मैं अब जरा आपकी तवज्जो इंग्लैंड की तरफ लेके आना चाहूंगा। एक तो ये कि इंग्लैंड टॉस भी जीतता है, टॉस जीत के मैच हार जाता है, ये इंग्लैंड के साथ पिछले 2 मैचेस में हो रहा है। एंड आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट इंग्लैंड जैसी टीम के लिए, दो कि उनके अपने कैप्टन नहीं हैं जिनके बारे में आप बड़े हमें डरा भी रहे थे कि जब जोसेफ बटलर आएंगे तो वो हो सकता है, अभी तक तो खैर कोई चांसेस नहीं है उनके। तो इंग्लैंड की गेम स्ट्रैटेजी के हवाले से माजिद क्या तज्जिया आपका? सर, इंग्लैंड जो वो कर रहा है, जो पाकिस्तान भी कर रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन इंग्लैंड ज्यादा कर रहा है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को डाल रहे हैं जहां वो अनईजी हो। बॉलिंग करना, पहले बैटिंग कर लेना, ये सब वो प्लान्स की तरफ जा रहे हैं जो प्लान बी और सी होते हैं। उनका प्लान ए बहुत पक्का है, ये आप याद रखिएगा। वो अपनी कंटिजेंसी प्लानिंग चेक कर रहे हैं कि अच्छा अगर हमारा ये प्लान फेल होता है जो हमारा फर्स्ट प्लान है तो फिर हम क्या करेंगे। अगर हम टॉस हारते हैं और कोई हमें बैटिंग करने भेज देता है और चेज वाली टीम जीत रही है तो फिर हम क्या करेंगे। ये बहुत एक आपको साइकोलॉजिकल एडवांटेज देता है जब आप वर्ल्ड T20 जैसे बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, क्योंकि आप पीछे अनईजी सिचुएशंस में खेलते हुए आ रहे होते हैं, आप प्रैक्टिस में होते हैं, तो आपको फिर अजीब सी नहीं लगती सिचुएशन, काफी फेमिलियरिटी नजर आती है। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड मिडिल ऑर्डर में जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, थोड़ा बहुत ही कर रहा है, इतना नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने आसिफ को भी पिछले मैच में ऊपर भेजने की कोशिश की कि शायद उन्हें ज्यादा बॉलें मिले तो वो ज्यादा रन करें, लेकिन आसिफ ने साबित कर दिया कि वो 3-4 गेंदों के प्लेयर हैं, वो 3-4 गेंदों पे आके अच्छे से छक्के मार के मैच फिनिश या फिर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इससे आगे की उनकी नहीं है। तो आज तो अब्दुल माजिद, आज के मैच के हवाले से ऑब्वियसली हमारे पास टाइम कम है, हम कहेंगे आज के मैच को भी हम जरा देख लें कि किस तरह से होने वाला है। आज आपको क्या लगता है, क्योंकि इंग्लैंड लास्ट मैच हारा है तो आज ऑब्वियसली वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ ग्राउंड में आएगा। सो व्हाट डू यू थिंक कि आज के मैच में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? आई वुड बी सरप्राइज अगर वो जॉस बटलर को खिला दें, क्योंकि ही इज कंप्लीटली फिट। वो बस बेचारा प्रिकॉशनरी मेजर पे नहीं खेल रहा कि यार वर्ल्ड कप के लिए मेरी इंजरी कहीं बुरी ना हो जाए। बाकी पाकिस्तान की लाइनअप पे आई वुड स्टिल से रिजवान को रेस्ट करा दें, खुदा के लिए रिजवान को रेस्ट करा दें। बेचारा कॉन्स्टेंटली स्कोर कर रहा है, विकेट कीपिंग ही कर रहा है। रिजवान खुद भी तो माजिद रेस्ट करें, वो खुद भी तो उनसे जब पिछली दफा आई थिंक रूज ने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा बस मैं एक दिन में ठीक हो जाऊंगा, वो तो खुद कहते हैं, तो वो खुद भी तो रेस्ट करें ना। वो एक सख्त जान आदमी है, केपी के प्लेयर है, वो बहुत सख्त जान आदमी है, लेकिन सेहत जो है और इंजरी जो है वो बता के नहीं होती। वो अगर अल्लाह ना करे उनको इंजरी हो गई, और अभी हमारे वो सबसे इनफॉर्म ओपनर है बाबर, तो बेचारे अभी भी बुरी चल रही है, सेंचुरी कर ली, लेकिन अभी भी वो उस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं कॉन्फिडेंस नहीं। अच्छा, ये जसप्रीत बुमराह हारिस को खिला दें रिजवान की जगह, मैं तो यही कहूंगा। और जितने आपके पास बाकी एक और आपने डेब्यूटेंट लेके गए उसको भी खिला दें। आपके पास ये मैच में कुछ लूज करने को नहीं है। You're right, ये बात बेंच स्ट्रेंथ अपनी आजमाएं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ इंडिया के जसप्रीत बुमराह, आखिर में हमें ये बताइए कि उनके कोई 17-18 घंटे पहले की खबरें मैं भी इंटरनेट पे देख रहा हूँ, तो वो तो यही आ रही है कि वो शायद नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप। ताज़ा तरीन आपके
उनका 100% कंफर्म हो अच्छा, नहीं खेल रहे, उनको तकरीबन 1 से 1.5 महीने का रेस्ट बोला है, कम से कम तो 1 महीना और ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना। उनको कोई खास इंजरी नहीं है कि सर्जरी की जरूरत पड़े, लेकिन उनका स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है बैक का, आपने देखा होगा उनका बॉलिंग स्टाइल थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स है, वो बिल्कुल नॉर्मल फास्ट बॉलर की तरह नहीं है, तो उनकी बैक पे काफी फर्क पड़ता है। तो वो स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है वो सही होने में 1.5 महीना। तो इंडिया के लिए कितना बड़ा शौक है ये? वैसे इंडिया उनके बगैर खेल तो रहा ही है। हाँ, आपने देखे साउथ अफ्रीका को कल उन्होंने मारा है, और अर्शदीप सिंह उनके, जिनको हमने बड़ा क्रिटिसाइज नहीं किया, तो इंडिया ने क्रिटिसाइज किया था इवन एशिया कप में, उन्होंने काफी विकेट्स ली। उनके पास और बहुत पेसर्स हैं, एक दफा इंडिया जो है वो पेस में लैक नहीं कर। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद, आपने तज्जिया दिया। अब्दुल माजिद हमारे साथ मौजूद थे। आज जी लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में मैच है, देखने जाइएगा और दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान जीते या ना जीते, अच्छी क्रिकेट हो। यस, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। काम करने के औकात का दौरानिया कितना होना चाहिए? वैसे तो इंतहाई मुख्तसर होना चाहिए, लेकिन ये हमारा दिल कहता है। माहिरीन नफ्सियात क्या बात करें, तो हमने 2 माहिरीन नफ्सियात बिठाए हैं हमारे साथ, वकार और मेरी बात करते। थैंक यू वेरी मच। 1919 के अंदर कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई, जिसके अंदर वर्क पॉलिसीज़ जो थी या वर्किंग आवर्स की जो पॉलिसी थी वाज वन ऑफ देम। आज हम दुनिया में देखते हैं कि जैसे जैसे इंसान की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं, उसी तरीके से हम ये नोटिस करते हैं कि कंपनी से लेकर सोसाइटी से लेकर ऑर्गेनाइजेशंस तक हर इंसान जो है अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक वो पॉलिसी जो कि उस वक्त डिसाइड की गई दैट वाज कि आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो 6 to 8 आवर्स होने चाहिए, हफ्ते के अंदर मिनिमम आपके 40 वर्किंग आवर्स होने चाहिए। इसके ऊपर आज तक कोई ज़्यादा बात नहीं करता। रिसेंटली एक किताब लिखी गई बाय टिम फेरिस, जिसके अंदर उन्होंने ये प्रपोज किया कि 4 घंटे का जो वर्किंग आवर है वो एक इंसान की सबसे बेहतरीन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको वो निखारने में, इन्हांस करने में और उसके अलावा उसको प्रोडक्टिव रखने में जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। वकार साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपके अपने वर्किंग आवर्स क्या हैं? रिलैक्स्ड हैं, ठीक है, शुक्र है। और ऑफ कोर्स मीडिया इंडस्ट्री में और इस तरह की जो होता है वहाँ पे अगर रिलैक्स नहीं होंगे तो आपको उस तरह की आउटपुट निकलती भी नहीं है। जनरली मेरे अपने जहन में ये आता है कि जो इंडस्ट्रियल एज थी, जिस तरह आप 1919 की बात कर रही हैं, तो उस टाइम ठीक है, उस वक्त उन्होंने वर्किंग आवर्स जो भी बनाए थे मैक्सिमम यील्ड किया, मैक्सिमम प्रोडक्ट अपना आउटपुट लेने के लिए, तो इंडस्ट्री जिस तरह उस वक्त काम कर रही थी, फिर खवातीन भी उसमें आ गई, फिर उनका था कि मैक्सिमम जो है वो काम आउटपुट और चीप लेबर पे आपको मिल सकता हो और सस्ती लेबर हो और मैक्सिमम काम करे। आजकल क्योंकि ये एक इशू ऐसा है जो कम होने के बजाय मजीद इंक्रीज होता जा रहा है। एक साइड पे वो एक सेटअप्स हैं कंपनीज के जो कि ये चाहते हैं कि हम आपको ये काम दे देते हैं और आप उस काम को जितनी जल्दी आपने करना है या जितनी देर से करना है, हमें ये डेडलाइन है हमारी और उससे पहले हमें इस स्टैंडर्ड का काम चाहिए। लेकिन कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको लिमिट करती हैं, आपको मॉनिटर करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका वर्किंग आवर्स, आपकी जो पेमेंट है या जो आपका पे रोल है वो भी उन घंटों के हिसाब के ऊपर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं बाद में पहचान में आती हैं। जब आप एज में होते हैं ना, जब टीन एज में होते हैं या अर्ली 20s में होते हैं, तो आपको बहुत यानी आप इनसिक्योर होते हैं कि आपने अपने पाँव पे खड़ा होना है, उसमें आप जान मारते हैं। लेकिन आपको ये नहीं मालूम होता कि वो आप जितनी जान मार रहे हैं इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये क्या होंगे, क्योंकि आपने बैलेंस से आप कहीं किसी दूसरी तरफ शिफ्ट कर गए। जिस तरह आप बात कर रही है ना कि वो जो आप एम्प्लॉयर है वो जब आपको 8 घंटे बाउंड करता है या 10 घंटे बाउंड करता है और सैलरी जो है एम्प्लॉय को पता है कि मुझे इस चीज़ की मिल रही है कि मैंने सुबह 9 बजे कार्ड इन किया और मुझे 5 बजे आउट करना है, तो उसके साथ वो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख जाता है कि जिससे मेरा ख्याल है प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है। तो ये एम्प्लॉयर के हक में ये चीज़ नहीं जाती, लॉन्गर रन के अंदर उसके हक में नहीं जाती। उसकी वजह यह है कि वो भी फिर इस तरह की वो चालाकियाँ सीख जाता है। उसको मालूम होता है कि मैंने टाइम पूरा करना है किसी भी तरह और टाइम पूरा करके, क्योंकि मुझे टाइम की मिल रही है। तो अगर आप उनका ख्याल रखेंगे, उनकी वर्किंग आवर्स का ख्याल रखेंगे, वो घर भी ठीक होंगे। जिस तरह एक इंसान है, आम नॉर्मल इंसान है, उसको बहुत सारी, उसने सोशल रिलेशनशिप्स भी रखने हैं, उसको आउटडोर भी जाना है, उसको हो सकता है कि साल में 1-2 वेकेशंस के लिए उसके लिए अच्छा है ना कि वो पूरी एनवायरनमेंट चेंज करे और किसी टूर पे या इस तरह चला जाए।
तो इस तरह की बहुत सारी नीड्स हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं। अगर वो जिस तरह मैं कह रहा था कि एक खास एज होती है 22 साल 20 साल 21 साल, उसमें इंसान जान मर रहा होता है, तो तमाम चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है। ये कंप्रोमाइज बाद में बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की शक्ल में बरामद हो जाते हैं। एज एन इंडिविजुअल मैं अगर फॉर एग्जांपल 8 घंटे या 9 घंटे की एक कंटिन्यूस शिफ्ट में हूँ और फिर उसके बाद मेरे पास कह लें सोने के अलावा आई हैव अ मैक्सिमम ऑफ लेट्स से 3 to 4 आवर्स जो कि टाइम मैं अपने आप को दे सकती हूँ, क्या कोई बेस्ट तरीका है उस टाइम को यूटिलाइज करने का? अच्छा देखिए, पहले तो बात यह है कि वो जो 3 से 4 घंटे उसके पास रह गए हैं, इस तरह की मिसालें भी ठीक हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी मिसालें भी आपको मिलती हैं जिसमें 3 से 4 घंटे भी नहीं रहते। आपको पाकिस्तान के जो लॉज हैं वो आपको बताएंगे कि 8 घंटे जो है वो मैक्सिमम आप किसी से काम ले सकते हैं, 12 घंटे भी काम लिया जाता है। आप किसी भी इंडस्ट्रियल सिटी में आप अपने चले जाएं। और दुख की बात है उस ओवर टाइम के लिए पे भी नहीं किया जाता। ना सिर्फ पे भी नहीं किया जाता बल्कि लिखवाया भी जाता है कि आपने 8 घंटे काम किया। 8 घंटे लिखवा के 12 घंटे काम करवा के और फिर आपको पे भी 8 घंटे की दी जाती है। तो इस तरह का जो बंदा है जो कि 12 घंटे की शिफ्ट लगा रहा है, उसके पास तो सोने के अलावा 3-4 घंटे भी मेरा तो नहीं ख्याल कि उसके पास वो भी होंगे, क्योंकि इसमें ऑफकोर्स ट्रैवलिंग भी है, वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। दूसरा ये है कि अगर किसी के पास वाकई 3-4 घंटे बचते भी हैं तो उस 3-4 घंटों में मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसके लिए कोई ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आप जिस तरह शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी में आपको एक बड़ा नुमाया फ़र्क ये नज़र आता है कि गांव में जब आप जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा 24 घंटे बहुत बढ़ गए हैं, यानी दिन है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि वो एक वो कोई इस वजह से नहीं है कि गांव में दिन बढ़ गया, वो सिर्फ इस वजह से है कि शहर में पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हुए आपको आधा पौना घंटा या 1.5 घंटा लगता है, फिर वापस आने में 1.5 घंटा लगता है। तो ये 1.5 से 2 घंटे बहुत बहुत मानी रखते हैं। जब आपकी जिंदगी में 1.5 से 2 घंटे ये निकलते हैं, फिर 1.5 से 2 घंटे की उस ट्रैवलिंग की फिर थकावट भी है। सो उस तमाम चीज़ों को किया जाए तो बेसिकली आपके 4-5 घंटे जो है शहर के अंदर वो 24 घंटों में से वैसे ही निकल जाते हैं। तो फिर पीछे टाइम उस तरह बचता, 8 घंटे आपके सोने की हो जाएगा, फिर तो टाइम बचता नहीं है। तो शहर के अंदर जिस तरह आपका सवाल है कि 3-4 घंटे उसके पास होंगे, वो 3-4 घंटे में क्या करेगा? वो घर उसने वापस भी जाना है, आना भी है, थकावट भी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, इसी की वजह से घर में कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो हर चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से साइकोलॉजी की जो फाइंडिंग्स हैं, जिस तरह आपने अभी ये बात की थी कि 4 घंटे जो है वो बहुत बेस्ट है कि उसमें आप मैक्सिमम बेहतरीन आउटपुट दे सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हम टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप मुझे बताएं ना, हम अपने आप को मिसाल के तौर पे लेते हैं, हम एक सिंगल पॉइंट कंसंट्रेशन के साथ पूरी इत्तेकाज़ के साथ कितनी देर तक काम कर सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं होता, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए वो रोबोट की हद तक या इस तरह का काम आप उससे करवा रहे हैं, अदरवाइज ये ऐसा होता नहीं है। बेसिकली आपको क्रिएटिव होने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा बीच में वक्फा चाहिए होता है। और इन तमाम चीज़ों को साइकोलॉजी की जितनी भी फाइंडिंग्स हैं उनका अगर आप एहतराम करेंगे और उस पर काम करेंगे तो ये सिर्फ वो, हम ये नहीं कह रहे कि एम्प्लॉइज़ का या उन लोगों का जो कि वर्किंग फोर्स है उसका फ़ायदा है, बल्कि उसका भी बहुत फ़ायदा है, बल्कि दुगना चौगुना फ़ायदा है जो कि एम्प्लॉयमेंट आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है। आपका हो सकता है ज़िंदगी का पैशन भी हो, आप कोई प्रोफेशन में एक्सेल करना चाहते हैं, और हो सकता है कि आपको आपका एम्प्लॉयर ये कहकर भी मैनिपुलेट करे कि आप जितना काम करेंगे उतनी आपकी मेहनत और उतनी ही आपकी स्किल जो है वो नज़र आएगी। लेकिन आपको एज एन इंडिविजुअल भी अवेयर होना है कि अगर मैं कहीं काम कर रहा हूँ और मेरी एक सर्विस, मेरी एक स्किल है और मेरी एक हद कैपेसिटी है और मैं इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो प्लीज़ नेगोशिएट करना सीखें, प्लीज़ उनको बताना सीखें, बात करना सीखें, डिस्कस करना सीखें। आई डू अंडरस्टैंड कि शायद आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बिगिनिंग में, इनिशियल स्टेज के ऊपर शायद आपके पास वो अथॉरिटी ना हो, बट एज सून एज यू थिंक दैट आपके पास वो स्किल है जो कि बेची जा सकती है, आप अपनी स्किल को, आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, तो प्लीज़ लर्न टू नेगोशिएट और किसी को भी अपने आप को या आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को एक्सप्लॉइट करने की इजाज़त ना दें। For today, thank you very much. We'll be back with another very interesting topic. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। कल हमने मौसम के हवाले से बात की थी कि मौसम की जो तब्दीली है वो वक्त से पहले हो रही है और इसकी कुछ हमें झलकियाँ भी नज़र आई, स्मॉग हमें नज़र आया, फिर उसके साथ साथ सर्दियों के हवाले से वो जो एक फिजा में स्पेसिफिक सी खुनकी सी होती है वो भी हमें देखने को वैसे वो तब्दीली अपार्ट, मेरा तो कभी कभी नुकसानात से हट के दिल करता है कि ऐसे शहरों में अगर स्नोफॉल हो, जैसे लाहौर में स्नोफॉल हो जाए या इस्लामाबाद में स्नोफॉल हो जाए, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप? भाई जैसे हो रहा है ना तब्दीली, मुझे लग रहा है ये हो ही जाना है। स्नोफॉल हो जाए,
मतलब स्नोफॉल तो नहीं, लेकिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जिसे कहते हैं, क्योंकि आपको याद है तूफान तो ऐसे ऐसे आते हैं हमारे यहाँ जो पहले नहीं आते थे। तो ये बड़ी इस तरह की सिचुएशन है जी। हमें ये लगता है बीइंग ऑन मीडिया कि हमें मुसलसल इस पर बात करते रहना चाहिए, इसकी अवेयरनेस को लेकर, इसके सोल्यूशंस को लेकर, चूँकि ये इतनी जिसे कहना चाहिए ना कि एक फैली भी एक टर्म है और इसके अंदर इतना कुछ आ जाता है कि सब कुछ तो कवर करना ब्रॉडर टर्म है, एग्जैक्टली मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब मौजूदा सैलाब की आप सूरत हाल देख लें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे सैलाब जो लोग इस वक्त जिन्होंने हिस्ट्री भी पढ़ रखी है वो कहते हैं कि ऐसे सैलाब शायद दुनिया में पहले कभी नहीं है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट मैंने शायद पहले भी ऑन एयर शेयर की और किसी ने लिखा कि लगता है कि जो सिंध की तहजीब या मोहनजोदड़ो की तहजीब तबाह हुई थी या ख़त्म हुई थी, तो लगता है ऐसे ही बारिशें हुई होंगी और ऐसे ही पानी आया होगा। और शायद चूँकि उस वक्त तो इंतजामात नहीं थे लोगों को बचाने के लिए, तो शायद कहा जा सकता है कि ऐसा कुछ हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं लगता है आप समंदर के अंदर। ठीक है, इसी क्लाइमेट चेंज के मौसम की तब्दीली के हवाले से हमारे पास महकमा मौसमियात से ज़हीर बाबर साहब मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच ज़हीर बाबर साहब। सबसे पहले जो मौसम की तब्दीली है इसके हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा जो एक वेदर शिफ्ट है उसको हम किस तरह से देख रहे हैं और कितना एक्सपेक्टेड है सर्दियों को लेकर, अब चूंकि वेदर बहुत तेजी से बदल रहा है। जी बिल्कुल, जुलाई, अगस्त और सितंबर तो पीक मानसून सीजन होते हैं। खासतौर पर जुलाई और अगस्त में तो मैक्सिमम रेनफॉल्स जो है मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में होती हैं और सितंबर में फिर मानसून रेनफॉल्स का सिलसिला जो है किसी हद तक कम होना शुरू हो जाता है। आज सितंबर का आखिरी दिन है, कल अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये विंटर से पहले के महीने होते हैं और इसमें जो है हम लोग सीजनल शिफ्ट जो है मौसम की तब्दीली जो है वो हम देखते हैं। अब दिन के वक्त जो है वो थोड़ी सी धूप के वक्त में तो गर्मी होगी, लेकिन शाम या रात के वक्त जो है वो खुश्की में इजाफा हो जाता है और ठंडक जो है वो महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो इस वक्त फिर हम अक्टूबर और नवंबर में खास तौर पे जो हमारा शिफ्ट है गर्मियों से जो है सर्दियों की जानिब जो है वो हम जाते हैं, उसमें खज़ां का पीरियड भी जो है वो आ जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्विकली ये बताइएगा कि जो नॉर्दर्न एरियाज में बर्फबारी का एक स्पेल स्टार्ट हुआ है, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, जो एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट्स हैं या जो कि माउंटेनियस एरियाज हैं उसमें जब भी मगरिब से हवाएं और बारिश देने वाली हवाओं का सिलसिला जब दाखिल होगा तो उसमें जो है वो स्नोफॉल के चांसेस जो है वो हो जाते हैं, क्योंकि जो एक्सट्रीम नॉर्थ है, ये जो बुलंदोबाला पहाड़ है, उनमें सर्दियों के मौसम के अंदर जो है वो बारिश नहीं होती, बल्कि जो भी प्रेसिपिटेशन होती है, जो भी बारिश की सूरत में होगी वो स्नो की सूरत में जो है वो वहाँ पे होती है। ठीक है, ठीक है ज़हीर भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत आपका आपने मसरूफियत के बावजूद हमें वक्त दिया और हमें ज्वाइन किया। ज़हीर बाबर साहब महकमे मौसमियात से तफसीलात बता रहे थे। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा है, इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह करे कि हम जल्द इससे निकलें, माहौल बेहतरी की जानिब जाए, ज़मीन के लिए बहुत अच्छा है। प्रोग्राम खत्म हो गया, इट्स वीकेंड, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।